इंडिया 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम ये बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट ये प्रॉपर्टी है। सबसे पहले AS 13 में आता था ये, अब इंडिया 40 में आता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, बिल्डिंग और बोथ विच इज़ हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस और फॉर लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन। रेंटल के भी रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन होगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखेंगे, आगे बताएंगे। इसका रेंटल इनकम कैन बी अर्न फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेचर ऑफ प्रॉपर्टी से। मतलब ब्याज आना चाहिए या वैल्यू बढ़नी चाहिए या रेंटल आना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए कुछ ना कुछ, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट होगा हमारे लिए वो। अब इन केसेस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम नहीं मानेंगे। किन केसेस में? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अगर यूज़ होती है इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देन सच प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ इंडिया 16 PPE। इंडिया 16 में आ जाएगी PPE, ये लाइन याद रखनी है। प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इंडिया 16 में ही आएगी हमेशा। इसे हम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी ही कहते हैं। उसके बाद इंडिया 2 का क्या होगा? अब शॉर्ट टर्म, मैंने कहा था लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन के लिए होगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ हुआ तो इंडिया 2 में जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई तुमने तो रोज रोज का काम बना लिया, इंडिया 2 में इन्वेंट्री में डालो, अब तुम्हारी तो इन्वेंट्री बनेगी। उसके बाद अगर रियल एस्टेट कंपनी है कोई, जैसे DLF है, अगर वो सेल के लिए रखती है कोई चीज़ फ्यूचर में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो इंडिया 2 में जाएगा, क्योंकि उसका तो बिजनेस ही है ना ये, सेल के लिए रखना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इंडिया 2 में जाएगा। उसके बाद DLF ने क्या करा, MBS मॉल ने बनाया और रेंटल के लिए रख दिया, तो 40 में आएगा, क्योंकि इसकी इंटेंशन सेल के लिए थी। और अगर 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 इस केस में क्या है? इस केस में नीचे लिखा हुआ है कि अगर बिल्डर है, चाहे रियल एस्टेट कंपनी है जैसे DLF, लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्टिव रेंटल इनकम लेना है या लेट आउट करना है, तो इंडिया 40 में ही आएगी। मतलब इंटेंशन देखो उसका, पास ना देखो उसका, कोई क्या था क्या है वो ना देखो, तुम इंटेंशन देखो क्या है उसका। इंटेंशन उसका अगर रेंट करने का है तो इंडिया 40 में डाल लो, बात ही खत्म। उसके बाद इफ एनी प्रॉपर्टी विच वॉज यूज बाय एन एंटिटी इन इट्स बिजनेस बट इज हेल्ड फॉर सेल नाउ, इट विल बी कवर्ड अंडर इंडिया 105। ये नाम इसका ये है, हेल्ड फॉर सेल, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। मतलब पहले फिक्स एसेट था, वो PPE हुआ करता था, लेकिन अब उसकी इंटेंशन ये हो गई है कि हम उसे सेल कर देंगे। उसके बाद थर्ड में क्या आएगा? उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा? अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसकी अकाउंटिंग होगी इंडिया 115 के हिसाब से। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसका तो स्पेसिफिक इंडिया से 41। उसके बाद मिनरल ऑयल और मिनरल ऑयल, इफ़ एनी लैंड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स और मिनरल फूड्स, तो उसे हम कवर करेंगे इंडिया 106 में। ठीक है, अब हमारे क्या क्या पॉइंट्स कवर हो गए जिसमें जो इंडिया 40 में नहीं आते हैं। सबसे पहला हुआ PPE AS 16 का, बिजनेस में यूज है वो। प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इंडिया 16 में जाएगा PPE में, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उसके बाद इंडिया 2 का एक था पॉइंट, शॉर्ट टर्म अप्रिसिएशन के लिए हमने अगर रखा है, मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, यहाँ पे हमने कहा था रेंटल होना चाहिए और लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन के लिए होना चाहिए कोई भी लैंड, बिल्डिंग या बोथ। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो तुमने भाई रोज रोज का धंधा बना लिया, इंडिया 2 में जाएगा। अगर लैंड एंड बिल्डिंग रियल एस्टेट कंपनी सेल के लिए रखती है तो वो जाएगा इंडस्ट्रियल 2 में, क्योंकि उनका तो बिजनेस ही है। लेकिन अगर वही DLF इंटेंशन उसका रेंटल है आ गया किसी चीज़ में, तो वो इंडिया 40 में कवर हो जाएगी। उसके बाद ये 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, पहले फिक्स एसेट था, अब सेल करने की इंटेंशन है हमारी। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स इंडिया 115 में आएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंडिया 41 41। उसके बाद
इंडिया 106 में मिनरल ऑयल, मिनरल ओर्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट किसके रिलेशन में है? इन रिलेशन ऑफ इंडियाज 40। इंडियाज 40 116 इंडियाज लीज के ऊपर है। जो अब लीज के ऊपर है ये इंडियाज 116, इससे क्या रिलेशन है इसका 40 का? तो ये इंपॉर्टेंट है। रेंट एज पर द प्रोविजन रेंटल इनकम कैन ओनली बी अर्न एज पर टर्म्स एंड कंडीशन इन द लीज एग्रीमेंट विच इज एंटर इनटू बाय द पार्टीज। मतलब लीज एग्रीमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से रेंटल इनकम आएगी। अब लीज दो तरह की होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, लेसर जो है मतलब जो मालिक है वो ओनर रहता है और लेसी उसको किराए पे लेता है और मंथली रेंटल आता रहता है। अब ओनर जो है, लेसर है, उसके बुक्स में ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि उसका ओनर लेसर ही है अभी। तो इंडियस 40 के हिसाब से लेसर उसकी अकाउंटिंग कर लेगा और लीज रेंटल की हमेशा अकाउंटिंग 116 के अंडर ही होगी, चाहे वो लेसर हो, चाहे लेसी हो, चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, चाहे फाइनेंस लीज हो, बात खत्म। उसके बाद लेसी की बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी एंट्री होगी ही नहीं क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है, वो ओनर नहीं है, ओनर के बुक्स में एंट्री होगी ना। उसके बाद ऑपरेटिंग लीज विल कीप द ड्यू टू विच एप्लीकेशन विल बी मेड ऑन लेसर। हाँ सेम बात है क्योंकि ओनरशिप इसके पास है ना, तो यही एंट्री करेगा। फाइनेंस लीज लेसर क्या होगा, इसमें एसेट को भूल जाएगा क्योंकि अज्यूम्ड ओनर लेसी है हमारा। लेसर विल डीरेकग्नाइज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फाइनेंस लीज ड्यू टू विच नो प्रॉपर्टी विल एग्जिस्ट इन हिज बुक्स। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी उसकी बुक्स में नहीं रहेगी क्योंकि वो फाइनेंस लीज में है। फाइनेंस लीज में एसेट चला गया हो, लेसी अकाउंट डेबिट हो गया और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया, हमारे बुक्स में से चला गया, वो ख़त्म हो गया लेसर की, तो वो लेसी की बुक्स में चला जाएगा एसेट्स। अब लीज रेंटल का 116 में ही होगा। अज्यूम्ड ओनर इसका कौन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेसी है। अब लेसी से हम पूछेंगे कि भाई तू क्या करेगा इस प्रॉपर्टी का, वो कहता है बिजनेस में यूज़ करूँगा। चल इंडियस 16 लगा दे पीपीई क्योंकि उसकी लाइन क्या थी, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब दूसरा केस में वो कहता है मैं सब लीज करूँगा, आगे करूँगा। अब हम पूछते हैं कि भाई ऑपरेटिंग लीज करेगा, क्या करेगा? ऑपरेटिंग लीज करता है तो हम यहाँ जो हुआ था क्योंकि लेसी नया लेसर बन गया, ओनर बन गया ना, तो अगर वो ऑपरेटिंग लीज पे जाता है तो इंडियस 40 में जाएगा। अगर वो सब लीज करता है फाइनेंस लीज में तो उससे उसका जो नया लेसी होगा वो ओनर बन जाएगा। फिर उससे दोबारा यही पूछेंगे, फिर वो कहेगा अगर मैं ऑपरेटिंग अगर बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ तो 16 लगा दे, भाई वो भी सब लीज कर रहा है तो 40। उसके बाद अगर वो भी फाइनेंस लीज में दे रहा है तो उससे अगले बंदे से पूछेंगे, ऐसे चैन चलती रहेगी। क्या ये इसी की समरी है कि अज्यूम्ड लेसी इज अज्यूम्ड एज एन ओनर, ओनर हमने मान लिया अज्यूम्ड ओनर विच विल बी रिकग्नाइज इन हिज बुक्स में रिकग्नाइज करेंगे हम उसे। इट मीन्स दैट एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट इंडियस विल बी मेड अकॉर्डिंग टू लेसी बेस्ड ऑन द इंटेंशन ऑफ यूज ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंशन देखेंगे हम उसकी क्या है। अब वेरियस इश्यूज, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ गया। क्या 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 इश्यूज आएंगे? पहला है इशू कि मिक्स प्रॉपर्टी है, मतलब आधी प्रॉपर्टी कैसी है, मतलब थोड़ी प्रॉपर्टी कैसी है और थोड़ी प्रॉपर्टी किसी और पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग पर्पस है। ड्यूअल पर्पस, यूज फॉर ड्यूअल पर्पस मीन्स इट इज़ पार्टली यूज फॉर बिजनेस, पार्टली यूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट इंडियाज विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग केसेस। केस 1 में क्या आता है, मिक्स प्रॉपर्टी सेपरेबल है, मतलब एक प्रॉपर्टी का एक माला अलग है, दूसरा अलग है और वो सेपरेबल है, दोनों के गेट भी अलग है, मतलब अलग से उसे हम दे सकते हैं। अब इसमें रूल क्या आता है कि सेपरेबल जब ही माना जाएगा जब वो उसे या तो हम सेल कर सकते हैं या फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं दूसरे पार्ट को, तभी वो सेपरेबल माना जाएगा। और अगर सेपरेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जिस पार्ट पे इफ सेपरेबल देन इट विल बी अप्लाइड ऑन द पोर्शन विच इज इंडिया 16 विल बी अप्लाइड ऑन द पोर्शन विच इज यूज इन बिजनेस। जो बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं उस पर इंडिया 16 लगा दो, बट अगर जो लेट आउट है उस पर तुम इंडिया 40 लगा दो। नीचे वही बात लिखी गई है कि सेपरेबल है अगर 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 क्या, अगर वो
सेल हो सकता है या फाइनेंस लीज पे जा सकता है अलग से। केस 2 में क्या होता है, मिक्स प्रॉपर्टी सेपरेबल नहीं, भाई अलग नहीं हो सकती है। तो हम देखेंगे कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर सेल या फाइनेंस लीज पे नहीं जा सकता अलग से तो इनसेपरेबल है। अब इसके दो केस बनते हैं, या तो सिग्निफिकेंट है, बिजनेस में जो यूज़ हो रहा है बिजनेस वाला पोर्शन अगर सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कैसे पता लगेगा, 20%, 20% से या उससे ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट मानेंगे, नहीं तो हम इनसिग्निफिकेंट, मतलब 19% है तो इनसिग्निफिकेंट मानेंगे। इनसिग्निफिकेंट है अगर बिजनेस में तो इंडेक्स 40 लगाओ और भूल जाओ कि क्या सेपरेबल क्या इनसेपरेबल। लेकिन अगर 20% है या उससे ज़्यादा है तो तुम इंडेक्स 16 लगाओगे पीपी फॉर द सेल फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इंडेक्स 16 लगेगा। अब इंडेक्स 16 लगेगा क्योंकि तो हमने यहाँ से ये दिख रहा है कि हमने इंडेक्स 16 को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि 20% या उससे ज़्यादा भी हुआ तो 16 मान लेंगे। अब दूसरा केस में क्या है, इफ़ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी ऑन रेंट, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखी है तुमने, तो रेंट पे दे रखी है तुमने, तो क्या होगा, एज पर द प्रोविजंस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ shall be considered as an owner occupied property। ओनर ऑक्यूपाइड हमने यहाँ पे बताया था, ये इधर ओनर ऑक्यूपाइड भी कहते हैं जो पीपी में जाती है। वेदर रेंट इज चार्ज एट मार्केट रेट और नॉट, हम इसे इंडिया 16 में डाल देंगे, चाहे उसका मार्केट रेट है, चाहे उससे कम है, चाहे उससे ज़्यादा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तुम अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो जल्दी काम पे आए, तो इस केस में इंडिया 16 लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। एंसिलरी सर्विसेज, इसमें क्या होता है, अगर कोई लेसर है, मकान मालिक है, अपने टेनेंट को मेंटेनेंस की सर्विसेज देता है, सिक्योरिटी या मेंटेनेंस की उसका खर्चा दे देता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडेक्स 40 पे। इंडेक्स 40 लगता था, है और रहेगा। As per the provision, it may be possible that the lessor provides services in the form of maintenance or security service to its tenant. In the given case, it will not have any effect on the classification of investment property. It can also be said that will keep applying India's 40 on the let out properties even if the ancillary services are provided by the lessor to lessee. एक्सेप्शन क्या है, होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, हम बिजनेस अब रेंटल, इसमें होटल में हमारे को रेंटल भी आ रहा है और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए भी हमने होटल रखा हुआ है, तो इंडिया 40 की तो दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कर दी ना, यहाँ पे था ना स्टार्टिंग में, मीन्स लैंड बिल्डिंग और बोथ विच इज़ यूज फॉर रेंटल पर्पस और फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पर्पस, मतलब हमने यहाँ दोनों पर्पस, तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं कंडीशन, लैंड और बिल्डिंग या बोथ भी है, और शॉर्ट टर्म रेंटल भी आ रहा है उस पर, और एप्रिसिएशन के लिए यहाँ तो तीनों ही हो रही है। तो होटल को हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो उसका बिजनेस है, तो वो इंडिया 16 में जाएगा। बिजनेस और द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही है। लैंड विद अनडिटर्मिन्ड यूज, मतलब हमें पता ही नहीं भाई, लैंड है और हमें पता नहीं क्या करना है। अब हम ये थोड़ा मान लेंगे खेती करोगे तो खाली पड़ा लैंड, तो इसका मतलब यही मान लेंगे इंडेक्स 40 में डाल लो और बात खत्म। उसके बाद अब ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांजैक्शंस कैसे होगी अगर विद इन द ग्रुप है ट्रांजैक्शन, या अगर विदाउट द ग्रुप है वो भी बताएंगे इसमें। सबसे पहले अगर होल्डिंग अपनी सब्सिडरी को ऑपरेटिंग लीज पे देती है तो होल्डिंग की बुक्स में ये 40 पे लगेगा, और सब कंसोलिडेटेड सब्सिडरी में 16 लगेगा, इंडेक्स 16 लगेगा। इंडिया इसमें ये बताना है हमने कौन सा इंडेक्स लगेगा अकाउंटिंग के लिए। तो होल्डिंग की बुक्स में तो लगेगा क्या 40, क्योंकि उसने ऑपरेटिंग लीज पे दी है और ये ओनर यही है। उसके बाद सब्सिडरी की बुक्स में क्या लगेगा 16 लगेगा, कंसोलिडेटेड में क्या लगेगा 16 ही लगेगा। अब इसने होल्डिंग ने ऑपरेटिंग पे दी, फिर इसने सब्सिडरी को ऑपरेटिंग पे ली, लेकिन फिर थर्ड पार्टी को दे दी, यहाँ ग्रुप से बाहर चली गई, तो इसमें 40 लगेगा, इसमें 40 लगेगा, इसमें भी 40 लगेगा, इसमें तो सॉरी लगेगा ही नहीं इसमें क्योंकि ऑपरेटिंग लीज पे लगेगा।
ऑपरेटिंग लीज पे ओनर यही है, यहाँ पे भी ओनर यही है, ओनर तो यही है, ये 40 लगाएगा और सारे 40 लगाएंगे कंसोलिडेटेड अगर करेंगे। आउटसाइड द ग्रुप चलेगी क्योंकि, और इनसाइड होती अगर तो यहाँ पे 16 लग जाता। अब होल्डिंग अगर सब्सिडरी को फिनेंस लीज पे देता है तो होल्डिंग की बुक्स में तो एंट्री, होल्डिंग तो की बुक्स में तो अकाउंटिंग एंट्री होएगी नहीं क्योंकि अज्यूम्ड ओनर तो सब्सिडरी हो गया। और कंसोलिडेटेड में और सब्सिडरी दोनों केस में 16 भी लगेगी अगर सब्सिडरी बिजनेस में यूज़ कर रहा है, वो ये अज्यूम करके चल रहे हैं। उसके बाद फोर्थ केस में क्या आता है, फोर्थ केस में आता है होल्डिंग अगर सब्सिडरी को फिनेंस लीज पे देता है और सब्सिडरी थर्ड पार्टी को दोबारा फिनेंस लीज पे देता है, तो यहाँ तो भारी चला गया। अज्यूम्ड ओनर ये हुआ पहले, फिर उसके बाद ये हो गया, इन दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। पांचवें केस में क्या होता है, होल्डिंग सब्सिडरी को फाइनेंस पे देती है लेकिन सब्सिडरी थर्ड पार्टी को ऑपरेटिंग पे देती है, तो यहाँ इंडियस 16 तो लगेगा इसकी, सॉरी 40 लगेगा इसकी बुक्स में क्योंकि ऑपरेटिंग लीज पे गया, और कंसोलिडेटेड पे इसमें तो कुछ लगेगा ही नहीं, तो इसमें कंसोलिडेटेड में 40 आ जाएगा। यहाँ पे क्या गया है कि अगर ग्रुप के अंदर यूज़ होगी तो ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो जाएगी कंसोलिडेटेड, मतलब अगर ग्रुप के बाहर चली गई तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि अगर फाइनेंस लीज पे गई। अब इस चार्ट के हिसाब से पता लगेगा इस सब की समरी। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है और विद इन द ग्रुप हुई है तो इंडिया 16 लगाओ पीपी। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है और विद इन द ग्रुप हुई है और दोबारा लेट आउट हुई है थर्ड पार्टी को चली गई, तो वो चाहे ऑपरेटिंग है चाहे फिनेंस लीज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर थर्ड पार्टी लीज ऑपरेटिंग लीज है, मतलब जो पहले वाली लीज थी सब्सिडरी को गई थी, वो चाहे ऑपरेटिंग पे गई चाहे सब्सिडरी पे चाहे फाइनेंस पे गई, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर ऑपरेटिंग पे गई है, मतलब थर्ड पार्टी को हमने ऑपरेटिंग पे दी है तो इंडेक्स 40 लगाएंगे, अगर फाइनेंस पे दी गई है तो हम थर्ड पार्टी को अज्यूम्ड ओनर मान लेंगे, तो हम 40 या 16 दोनों नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद ये तो क्वेश्चन है लेक्चर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 आ गया, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इनिशियल रिकग्निशन कर रहे हैं, मतलब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पहले सबसे पहली जो एक्विजिशन की एंट्री होती है वो क्या होगी। अब सबसे पहले एक्चुअल ओनर आ गया या अज्यूम्ड ओनर आ गया। इस केस में हमारा अज्यूम्ड ओनर था फिनेंस लीज में लेसी, ऑपरेटिंग में नॉर्मल ओनर था और यहाँ पे भी नॉर्मल ये लेसी, तो जो नॉर्मल ओनर था वो था कौन, लेसर, और लेसी बन गया था फिनेंस लीज के केस में अज्यूम्ड ओनर। अब इन द बुक्स ऑफ 4 तरीके से हो सकती है, 4। पहला परचेज बाय कैश, दूसरा डेफर्ड क्रेडिट, तीसरा सेल्फ कंस्ट्रक्शन और एक्सचेंज ऑफ एसेट, बार्टर हो गए, मतलब खुद बना ली या किराए उधार पे या कैश ही दे दिया सीधा, फिनेंस लीज पे दे दी, तो उसमें तो अज्यूम्ड ओनर है। अब सब केस में क्या क्या एंट्री होगी, सबसे पहले हम आते हैं परचेज बाय कैश। कैश हमने दिया और कैश के हिसाब से हमने रिकॉर्ड कर ली। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट, डेबिट टू बैंक, सीधा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आई और बैंक से हमने दे दिया। अब इसमें क्या होगा, एक तो हमारी परचेज कॉस्ट जुड़ेगी, स्टैम्प ड्यूटी आएगी 7%, ब्रोकरेज आएगी, तो मतलब जो कॉस्ट है ना वो ऐसे कंप्यूट होगी, परचेज प्राइस प्लस स्टैम्प ड्यूटी या ट्रांसफ़र कॉस्ट जो भी है, और ब्रोकरेज इसमें ऐड हो जाएगी, और कोई भी एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड है। और इसमें वो याद रखना है जो इंडियस AS 10 में था कि जहाँ पे कोई भी टैक्स है जो रिफंडेबल नेचर का है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ऐड होएगा फिर लेस होएगा, एक ही बात होगी ना। एक्विजिशन के लिए मतलब जो भी डायरेक्टली रिलेटेड है वो खर्चे आ जाएंगे। आइटम्स जो नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बट टू बी रिटर्न ऑफ इन द P&L अकाउंट, कौन से खर्चे होंगे जो P&L में डालेंगे और हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग या प्रमोशनल, वो सन कॉस्ट है ना, हम ना करते तब भी बिक जाता हो।
then it will be transferred to P&L account. Startup, if any expenses incurred on inauguration ceremony, such an expense should also be written in P&L account. ना इनॉग्रेशन को तुम कैपिटलाइज थोड़ा कर दोगे, सही बात है. ऑपरेटिंग लीज या लॉसेस इनकर्ड फॉर वेकेंट प्रॉपर्टी, कोई वेकेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमने कोई खर्चे करे ऑपरेटिंग, दैट इज इफ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ वेकेंट प्रॉपर्टी देन सच एन एक्सपेंस शुड ऑल्सो बी रिटर्न ऑफ इन P&L अकाउंट. हमने कोई खाली पड़ी थी हमारी मेंटेनेंस कराते रहते हम भाई, वाइट वॉश हम सफ़ेदी करा रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे P&L में डालेंगे, कैपिटलाइज नहीं कर सकते. हाँ, अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी है हमने, कोई सीढ़ियाँ पे पत्थर लगवा दिए, बड़ा मतलब ऐसे ही काम करा है जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो हम उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं. Other points to be noted in respect to acquisition of investment property. As per the provisions, refundable duties or taxes shall not be included for calculating investment property, जैसे GST. In it can also be said that the cost of investment property shall include non-refundable taxes and duties only. एक ही बात है. If any capital expenditure on renovation is made, then such expense shall be included in the cost of investment property. अगर renovation हुआ है, रिनोवेट कराया उसे, हमने नया बनवा दिया पूरा भाई साहब, हमने फ्लोरिंग करा दी, वॉल्स करा दी, सीलिंग लगवा दिए, पैनल लगवा दिए, भाई साहब बढ़िया कर दिया उस प्रॉपर्टी को. सेल्फ कंस्ट्रक्शन में अब क्या होगा, इफ एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज self-constructed, then the following statement shall be prepared to find out the cost of investment property. इसमें क्या होगा, इसमें परचेज प्राइस को ऐड करेंगे लैंड की. लैंड लिया हमने, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करा है हमने, लैंड लिया, फिर स्टैम्प ड्यूटी दी उस पर, फिर हमने ब्रोकरेज करा, फिर हमने उसकी डेवलपमेंट पे एक्सपेंस करा, डायरेक्ट मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, ओवरहेड आए, हमने उसे बनाया पूरा, जो भी खर्चे हुए हमारे कंस्ट्रक्शन पे उसे हम ऐड करेंगे, तो बस टोटल कॉस्ट निकल जाएगा. वैसे ही है, बस इसमें डेवलपमेंट का और लैंड का प्राइस अलग हो गया. उसके बाद डेफर्ड क्रेडिट, मतलब हमने उधारी पे लिया, उधारी. इफ एनी एंटिटी एक्वायर्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन डेफर्ड क्रेडिट देन cost of such property shall not be considered equal to gross payment, shall not be considered equal to gross payment, gross payment के इक्वल नहीं मानी जाएगी. बट द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी अप्लाइड इन दिस केस. क्या स्टेप्स हैं, पहला इनिशियल रिकग्निशन में क्या होगा, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सारी फ्यूचर पेमेंट्स का. हम 2 साल बाद 10 लाख रुपये दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू 10 लाख थोड़ा है, आज के हिसाब से 8 लाख आएगी. पीवी निकाल लेंगे ना, आज की वैल्यू निकाल लेंगे. आज का रुपया सस्ता है, कल का रुपया महंगा है, सॉरी कल का रुपया सस्ता है, आज का रुपया महंगा है, तो हम आज का रेट निकालेंगे उसके हिसाब से. और recognize it as cost of acquired property as follows. Investment property account debit to payables, सीधा एसेट अकाउंट डेबिट टू. राम शाम वाली एंट्री है, तो 11वीं में पढ़ी थी कक्षा में. पीवी आएगी लेकिन अमाउंट में, ये बहुत बड़ी बात है. प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन. एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू द फॉलोइंग एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स. अब इंटरेस्ट हमने डेबिट करा, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू द फॉलोइंग एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट. अब हमने सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, मतलब दूसरा रिकग्निशन. इंस्टॉलमेंट हमने भाई साहब खरीद ली प्रॉपर्टी के बाद जो एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट पे जा रही है तो दूसरे इंस्टॉलमेंट क्या एंट्री होगी. सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट डेबिट करेंगे टू पेबल्स. इंटरेस्ट आ गया, P&L में भी डालेंगे, P&L टू इंटरेस्ट करेंगे, फिर इंटरेस्ट टू पेबल्स. ठीक है, मतलब एक किस्म से P&L से ले रहे हैं हम पेबल्स में. उसके बाद पेबल्स टू बैंक, जो हमने पेमेंट करी, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा इसमें. On the basis of given explanation as in above, it can be said that we can't consider TVM in the cost of investment property. अच्छा,
परचेज प्राइस अगर 10 लाख है, पेमेंट अगर हो रही है 1 साल में के बाद और मार्केट रेट 10% है, तो हम क्या करेंगे, पीवी निकाल लेंगे। 9,09,000 आ गया, ठीक है। अब पीवी पे रिकॉर्ड करेंगे हम इसे, इन्वेस्टमेंट टू पेबल्स। भाई इंडेस कौन सा है, 40, ये एएस नहीं है, इसमें सारा पीवी पे काम चलेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, ये एंट्री हो जाएगी पेबल्स पे बैंक। अब इसके बाद एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, कैश भी गया, हमने बार्टर कर दिया। भाई हमारा 2 करोड़ की लैंड पड़ी थी, हमने 20 लाख की लैंड के बदले दे दी हमने, ठीक है। तो दिल्ली की एक फैक्ट्री थी 2 करोड़ की, हरियाणा में एक फैक्ट्री थी 20 लाख की, तो हमने बदली कर ली, और बाकी के 1 करोड़ 80 लाख हमने कैश दे दिया, ठीक है। अब हरियाणा वाली में से तो क्या होगा, हरियाणा वाली की फैक्ट्री बड़े वाली आई 2 करोड़ की आई, छोटी वाली फैक्ट्री गई 20 लाख की और कैश उसे देना पड़ा। इसके बाद दिल्ली वाले की बड़ी वाली एसेट गई, छोटी वाली आई 20 लाख की, लेकिन कैश मिला 1 करोड़ 80 लाख। अब एग्जाम्पल है, फेयर वैल्यू जो रिप्लेस हो जाएगा वो 20 लाख का है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप कितना है, 18 लाख, जो रिप्लेस हुए 20 लाख के, गिवन अप करे 18 लाख के। अब हमने जो WDV है उसकी तो 15 लाख है, तो हम क्या करेंगे, देख वैल्यू तो है ना उसकी 18 लाख, लेकिन उसकी WDV है 15 लाख, तो पुराने अकाउंट में से ये उठाएंगे और 3 लाख हम गेन डाल देंगे, बाकी का जो बचा हम मान लेंगे हमने कैश में दिया, क्योंकि 20 लाख के बदले 18 लाख की वैल्यू हुई वो प्रॉपर्टी, तो 2 लाख तो हम कैश देंगे, हमें पता है। लेकिन जो 18 लाख है उसमें 2 टुकड़े हैं, एक WDV का और दूसरा हम P&L में डाल देंगे, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है, गेन हुआ है। तो उसके बाद आएगा थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड फेयर वैल्यू है 5 लाख, WDV है 4 लाख। अब गिवन अप की हमें पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है, तो हम ये मानेंगे हमें कैश नहीं दिया, जो सारा हुआ है वो एक्सचेंज पे गेन हो गया, P&L में डाल दो। भाई साहब ये बेवकूफ़ी है, लेकिन चलो मान लो। अब इसके बाद एक और बड़ी बेवकूफ़ी है, हमें गिवन अप की पता है और WDV पता है गिवन अप की। 3 लाख की हमारी WDV है और फेयर वैल्यू हमारी निकली है 1 लाख, तो हम ये मान लेंगे हमें 1 लाख का लॉस हो गया और हमने उसके बदले 3 लाख की ही दे दी, बेवकूफ़ी। चलो मान लो, हमें क्या। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, इफ एक्सचेंज इज अंडरटेकन इन कमर्शियल सब्सटेंस, तो फेयर वैल्यूज आर गिवन टेकन अप एसेट्स एंड गिवन अप एसेट्स। अगर एक्सचेंज अंडरटेकन इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, ओनली ऑन फेयर वैल्यू इज अवेलेबल ईदर फॉर टेकन अप और गिवन अप। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब देखो क्या है, अगर फेयर वैल्यूज हमें पता है दोनों केस में, टेकन अप की भी पता है, गिवन अप की भी पता है, तो भाई बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले कमर्शियल सब्सटेंस में। अगर फेस वैल्यू है एक की अवेलेबल है, सिर्फ एक की, ठीक है, दोनों अवेलेबल नहीं है तो यहाँ आएगा, एक की अवेलेबल नहीं है तो वो नो कमर्शियल सब्सटेंस में आएगा। पहला कमर्शियल सब्सटेंस में मतलब दोनों की पता है हमें, तो डिफरेंस निकाल लो, जो टेकन अप है और गिवन अप है, मतलब 20 करोड़ की जो दी थी और 20 लाख की जो 2 करोड़ की जो ली थी, किसने, हरियाणा वाले ने 2 करोड़ की फैक्ट्री ली और 20 लाख की दी, तो हमें दोनों की फेयर वैल्यू पता है, तो हम उसका डिफरेंस निकाल देंगे, पेबल माइनस रिसीवेबल। पेबल कितना है, 2 करोड़, और रिसीवेबल कितना है, 20 लाख। 20 लाख रिसीवेबल है ना हरियाणा वालों को। अब स्टेप 2 में जाते हैं। अब हम गेन या लॉस निकाल देंगे WDV से। इसमें WDV कितनी थी इसकी, 15 लाख की थी, ठीक है, तो 18 लाख माइनस 15 लाख, 3 लाख का हम गेन निकाल देंगे। अब तीसरे केस, जनरल एंट्री डाल दो भाई, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट टू कैश,
टू गेन एक्सचेंज। इसमें क्या था, न्यू एसेट आया, ओल्ड एसेट गया, और बैंक पैसे उसके बनते थे किसकी, इस केस में क्या था 18 लाख माइनस 20 लाख। अब 20 लाख का हमने रिप्लेस करा और 18 लाख का गिवन अप करा, ठीक है। 20 लाख का हमने वो करा टेकन अप और 18 लाख का गिवन अप किया, ठीक है। अब जो बैलेंस आएगा 18 माइनस 20 माइनस 18 तो 2 लाख आएगा, तो पॉजिटिव बैलेंस है। तो पैसा हमने क्या हुआ 20 लाख का एसेट हमें मिला और 18 लाख का किया, तो पैसा हमें देना पड़ेगा, टू कैश होगा ना इस वाले केस में। और जो गेन होगा 18 माइनस 15 कर देंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप माइनस WDV ऑफ एसेट गिवन अप, यही हमने फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप एसेट माइनस WDV, फॉर्मूले में डाल दिया हमने। इसके बाद नो कमर्शियल सब्सटेंस, देयर विल बी नो कैश सेटलमेंट एज बोथ फेयर वैल्यूज ऑफ एसेट टेकन अप एंड गिवन अप आर नॉट अवेलेबल। मतलब एनी कोई भी नियम, एक चीज़ हमें नहीं पता, बहुत नहीं आएगा, यहाँ आएगा anyone। अब हमें क्या करेंगे, कैश नहीं डालेंगे, हम कैश को यहाँ से उड़ा देंगे। हम ये मानेंगे हम जितने का लाए उतने का दिया, दोनों की फेयर वैल्यू बराबर मानेंगे। बेवकूफ़ी है लेकिन मान लो, कोई बात नहीं। न्यू एसेट, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, गेन या लॉस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट निकालेंगे। कैसे क्योंकि हमें गिवन तो नहीं है ना दोनों फेयर वैल्यू, ठीक है। अगर हमें टेकन अप की पता है, मतलब हमने जो लिया है हमें उसकी वैल्यू पता है, लेकिन जो दिया है हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो क्या होगा, तो जो हम न्यू एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे, लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, लॉस एंड एक्सचेंज टू ओल्ड एसेट क्रेडिट करेंगे और गेन क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर हमें फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप इज़ नॉट गिवन, मतलब हमने जो लिया है हमें पता ही नहीं क्या लिया है, जो दिया है वो पता था हमें, बेवकूफ़ी। तो न्यू एसेट डेबिट करेंगे, लॉस डेबिट करेंगे, सेम ही करेंगे। अब ये देखिए, इससे हमें समझेगा, इसका एग्जाम्पल 3 में क्या था, हमें गिवन अप पता नहीं है, गिवन अप हमें पता ही नहीं है, हमने क्या दिया हमें पता नहीं, लेकिन क्या आ रहा है वो पता है, तो अच्छी बात है ना, फ़ायदा होगा हमें पता है और ये ज़्यादा का आ रहा है, ठीक है। WDV कम है, ठीक है। अब WDV को हम ओल्ड एसेट में डाल देंगे अमाउंट में, न्यू एसेट की हमें तो वैल्यू पता ही है, मतलब फेयर वैल्यू डाल लेंगे, बहुत अच्छी बात। नहीं पता क्या करें भाई, कुछ कर नहीं सकते, हम WDV लेनी पड़ेगी, बाकी हम गेन में डाल देंगे भाई साहब, अगर गेन आ रहा तो, लॉस आ रहा तो लॉस में डाल देंगे। अब अगर हमें गिवन अप की क्या है, गिवन अप की पता है, टेकन अप की पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं है, तो पहले तो फेयर वैल्यू डाल लो भाई 2 लाख की न्यू एसेट में, ठीक है। WDV हम डालेंगे 3 लाख की इधर, और 2 लाख की हम फेयर वैल्यू हम गिवन अप की डाल देंगे, नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो हम ये मानेंगे 3 लाख की हमारी हुई है। भाई साहब बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी कोई हद नहीं, कहना सलमान खान का। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, हमें पता ही नहीं है, तो हम फेयर वैल्यू डालेंगे गिवन अप की यहाँ, और यहाँ WDV डाल लेंगे, गिवन अप की हम यहाँ डाल लेंगे भाई साहब, ये टेकन अप में गिवन अप की डाल देंगे। वाह मोदी जी वाह, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ फेयर वैल्यू डालेंगे गिवन अप की, और यहाँ WDV डालेंगे गिवन अप की, करेंगे भाई, कोई बात नहीं। अब एक्सेप्शनल केस, अगर हमें दोनों ही नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता हमें, तो बेवकूफ़ी एंट्री डालना। वैसे तो हमें ये भी नहीं पता दिया क्या है, हमें ये भी नहीं पता लिया क्या है, लेकिन भाई देखो ऐसे ही नहीं क्या कहा है। अब हमें WDV पता है बस, तो कुछ नहीं करेंगे हम, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट अकाउंट डेबिट, जो पता है डाल दो, 5 लाख, ख़त्म करो, एंट्री निपटाओ भाई साहब। अब इन द गिवन केस WDV पता नहीं हमें, कुछ नहीं भाई, कर दो भाई जो हो रहा है, आंखें बंद कर लियो। अब उसके बाद
अज्यूम डोनर आखिरी आ गया, ये सारे हो गए हमारे खात्मा। किसका खात्मा हो गया हमारे, ये वाले जो थे कहाँ गई बचुआ, ये जो थे सारे एक्चुअल ओनर गए। अब आ गया अज्यूम डोनर फिनेंस लीज का केस। तो भाई साहब अब देखिए फिनेंस लीज में क्या होगा। इंडेस 116 का बहुत काम आएगा। द बुक्स ऑफ लेसी इंडेस 16 नॉन एग्जेम्प्टेड लीज भी कहते हैं, क्योंकि ये फिनेंस लीज है, एग्जेम्प्टेड लीज नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, रिकग्नाइज द एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड अंडर नॉन एग्जेम्प्टेड लीज एड पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी एज फॉलोज। मतलब पीवी निकालेंगे हम जो लीज लाइबिलिटी है, ठीक है, जो सारी फ्यूचर पेमेंट्स है, मतलब हर साल 1-1 लाख देना है तो उसका हम पीवी निकाल देंगे सारे 1-1 लाख का। उसके बाद एंट्री करेंगे हम राइट ऑफ यूज का ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। मतलब असली में एसेट नहीं आया, अज्यूम्ड ओनर है ना, तो हम राइट टू यूज अकाउंट डेबिट करेंगे। मतलब 5 साल का यूज अकाउंट आया हमारे पास और हमारी लीज लाइबिलिटी हमारे पास से गई हो ठाकुर, ये तो गया। उसके बाद इसमें अमाउंट क्या आएगा, पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट्स ROU डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। कॉन्सेप्ट नंबर 5 subsequent recognition on investment property after initial recognition। केस 1 क्या होता है, रिपेयर मेंटेनेंस। दूसरा रिप्लेसमेंट एंड एडिशन। मतलब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन हम कर रहे हैं किस में हम या तो रिपेयर करा रहे हैं या रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। भाई साहब जी थोड़ा सा रह गया हमारा, कितना थोड़ा सा, 5-6 पेज, 10 पेज रह गए हैं भाई साहब, 10 में 9 पेज रह गए। इफ एनी एक्सपेंस इज इनकर्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल that is day-to-day servicing on investment party, then such an expense will be written off in the P&L account in the same year in which it is incurred। ये आएगा इसमें, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, अगर डे टू डे सर्विस करा रहे हैं भाई P&L में जाएगा, सर्विस करा रहे हैं, इसमें कैपिटल लेस करने का कोई मतलब नहीं बैठता, ये तो हमें बहुत पहले से पता है। Such an expense can't be capitalized to the cost of investment property because it doesn't contribute to the appreciation of in the value of property, but these are incurred to maintain normal performance of the asset। मतलब ये एप्रिसिएशन को कंट्रीब्यूट नहीं करता, वैल्यू नहीं बढ़ाता है, और ये सिर्फ नॉर्मल परफॉर्मेंस जारी रखने के लिए काम किया जाता है। लेकिन भाई साहब अगर क्लच प्लेट बदलवा रहे हो ना गाड़ी की अगर तुम क्लच प्लेट बदलवाओ तो उसमें वैल्यू बढ़े तो वो रिप्लेसमेंट एंड एडिशन में आएगा, उसकी वैल्यू बढ़े भाई, लाइफ बढ़े, नॉर्मल परफॉर्मेंस ना रह जाए, उससे बहुत बढ़िया हो जाए गाड़ी। लिफ्ट मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर ऑफ डोर्स, अगर ये करा है भाई साहब, हमने पहले भी कहा था ये नहीं आएगा, नहीं मतलब नो मीन्स नो मी टू। Replacement and additions. If any expense is incurred on replacement or addition of assets, then such an expense can be capitalized to the cost of investment property because it is considered as a capital expense. Such an expense is made to increase the value of the property। अब कोई क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट या एडिशन हो रहा है तो वो एक्सपेंस कैपिटलाइज करेंगे हम, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंस है भाई साहब। Such an expense is made to increase the value of the property। वैल्यू बढ़ रही है भाई, क्लच प्लेट बढ़वाई, नई लिफ्ट लगाई हमने, इंटीरियर बदलवा दी भाई सब, मार्बल इटालियन मार्बल सब लगा दिया हमने, और हमने वॉल्स पे पैनल्स लगवा दिए, बढ़िया टाइलें लगवा दी हमने, बढ़िया लग रहा है मकान हमारा। तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट करा दी वॉल्स की, फ्लोर की, मार्बल की घिसाई नहीं आएगी इसमें, मार्बल डलवाया है वो आएगा इसमें। अच्छा ठीक है भाई साहब, भाई साहब कैपिटल में इसमें कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अकाउंट अमाउंट है, मतलब WDV बैलेंस शीट में जो हमारी बुक्स में है, जैसे भी कह लो आप नाम ले लो, बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, कुछ भी कह लो,
तो उसमें हम WDV में हम ऐड करेंगे एक्सपेंस ऑन न्यू एसेट्स, जो खर्चा हुआ है वो ऐड करेंगे। उसके बाद जो पुराने खर्चे जो थे, जो तुमने प्लेट डलवाई है, पुरानी भी तो बिकी होगी, कबाड़ी को जो दे के आए थे तुम, वो तो काट लो भाई साहब। उसके बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट जाएगी। फर्दर डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड ऑन रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। चलो अच्छा, अगर बिल्डिंग है तुमने तोड़ के निकलवाई और उसका जो वो बिकना था, जो उसकी वैल्यू थी, ठीक है, स्क्रैप जो आया, जो तुमने बिल्डिंग में ईंटें निकली, उसकी भी तो कॉस्ट माइनस करो भाई साहब। जो तुमने ईंटें बेच दी अगर, उसकी तो कॉस्ट माइनस करो भाई साहब। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर, इफ एनी कंपोनेंट इज रिप्लेस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देन फॉलोइंग steps should be applied. Derecognition of old component, पुराना सा component था भाई साहब, उसका हमने डीरेकग्निशन करना है। अब देखो क्या हो रहा है इस पॉइंट में, अगर कोई कंपोनेंट रिप्लेस हो रहा है तो जो पुराना है कंपोनेंट, उसे सबसे पहले हम डीरेकग्नाइज करेंगे। पहला स्टेप है हमारा। कैसे करेंगे भाई, कैसे, ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड एसेट गया, पैसा आया और जो लॉस हुआ वो P&L अकाउंट में। भाई साहब फायदा तो नहीं होगा ना उसमें, हो भी सकता, चल डाल देंगे भाई साहब, बहुत मुश्किल है। रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंस ऑन न्यू एसेट, भाई साहब नया जो एसेट आया उसमें न्यू एसेट डेबिट टू बैंक, पैसा गया, एसेट आया, पैसा गया। छठा कॉन्सेप्ट भाई साहब, 7-8 पेज रह गए हैं, आखिरी साल से ले रहा है, इंडिया संभाल रहा। मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मेजरमेंट कैसे करेंगे भाई साहब, बैलेंस शीट डेट पे हम कैसे रिपोर्ट करेंगे। कॉस्ट मॉडल 3 बार बोल दिया, कॉस्ट मॉडल ही आएगा इसमें। मीन्स दैट रीवैल्यूएशन मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड। हमने बोला ना, कॉस्ट मॉडल 3 बार। सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो तो होता ही है भाई, बताने क्या जरूरत है, पढ़ेंगे हम इसका भी। इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर दो। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है भैया, इम्पेयरमेंट लॉस होता है जो बाजरा, अगर कोई fair value becomes less than the WDV, then decline in value can be recognized in the books as impairment loss। तो घूम फिर के थोड़ा बहुत वही कर रहे हैं भाई साहब, रिवैल्यूएशन, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई साहब। अब क्या हो रहा है, अगर WDV से फेयर वैल्यू हमारी कम हो जाती है, फेयर वैल्यू इज लेस देन WDV, तो जो डिक्लाइन हुआ है उसे इम्पेयरमेंट लॉस मानेंगे। इम्पेयरमेंट गेन कुछ नहीं होता भाई साहब, प्रूडेंट भैया है हमारे पास, प्रूडेंट भैया मारेंगे तुम्हें। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचारी कम हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये रिवैल्यू ही हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, अपवर्ड नहीं होगा ना बेटा, ना मुन्ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस, वही भाई साहब P&L से ही डालेंगे हम उसे, मतलब हम काट रहे हैं उसमें, P&L में जा रहा है, हमारा लॉस हुआ हमारा भाई साहब। इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें क्या, अगर फेयर वैल्यू एट द बैलेंस शीट डेट बिकम्स हायर देन दैट इट कांट बी ना अफर्ट रिवैल्यूएशन नॉट अलाउड, ना पोडो। As per Index 40, fair value can be reported in the notes to accounts. It will be the choice of the entity, but fair value disclosures are always encouraged by ICI. मतलब अगर भाई साहब नोट्स अकाउंट्स में डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई साहब, चॉइस है तुम्हारी, लेकिन भाई अच्छा लगता है ICI को, उन्हें भी अच्छा लग जाएगा, डाल दो भाई साहब। If an entity
wants to report fair values, then it has to follow India's 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट रूल्स। उस हिसाब से ही तुम दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर दिखाओगे अच्छा लगेगा तो इंडिया 113 पढ़ना पड़ेगा। तभी तो कह रहे मर्जी है, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें भाई साहब। फेयर वैल्यूएशन शुड बी डन बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जो होते हैं एक्चुअली उनसे कराओ भाई साहब। It should be recorded as a complete package inclusive of all integral assets like lift, AC। ये नहीं भाई तुम बिल्डिंग कॉस्ट लगा दी तो लिफ्ट की नहीं लगाई, उसमें सारा कुछ आना चाहिए भाई साहब। अब तुम कह रहे कि भाई ये मकान है हमारा 30 लाख का मकान है, ठीक है, उसमें तुम बाद में कहते भाई ये पार्किंग स्पेस भी तो है 1 लाख का, ये अलग है। नहीं भाई इकट्ठा दिखाओ। फेयर वैल्यू मतलब सबकी फेयर वैल्यू, सबका फेयर वैल्यू एक। Concept number 7, transfer. As per the provisions of Ind AS 40, transfer of investment property can be made from one Ind AS to other on the basis of its use. Following transfers can be made before, after, पहले बाद में। पहले था पीपी, अब आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ इसमें, ट्रांसफ़र क्या होगा, ट्रांसफ़र कैन बी मेड फ्रॉम इंडियस, ठीक है। एक पहले ये वाला इंडियस लगता था, अब ये लगेगा। पहले हम बिजनेस में यूज़ करते थे, अब उसे हम रेंटल पे चढ़ा दिए तो पहले 16 लगता था, अब 40 लगेगा भाई साहब। अप्रिसिएशन के तरह रख दिया 40 लगेगा। पहले 40 लगता था रेंटल वगैरह के लिए था, अब बिजनेस में यूज़ कर लिया तो 40 लगता है, अब 16 लगेगा। क्या बच्चों वाली बात करा रही भाई साहब। इन्वेंट्री थी, पुट इनटू सेल थी, हेल्ड फॉर स्टॉक्स की तरह रखी गई थी, अब भाई रेंटल की तरह रख ली तो 40 में डाल दो भाई साहब। मतलब फ्री ट्रांसफ़र करो भाई साहब। अब पहले रेंटल के लिए थी, अब पुट इनटू सेल हो गई तो 2 में डाल दो भाई साहब। हेल्ड फॉर सेल नहीं है, हेल्ड फॉर सेल का दूसरा था 105 नॉन करेंट एसेट्स, हेल्ड फॉर सेल। पुट इनटू सेल है, पुट यहाँ पे भी पुट है, पुट साथ डिमांड पुट नहीं है। There will be no journal entry in the books of such transfer, but disclosures shall be updated only according to the appropriate headings. कोई भी जनरल एंट्री नहीं जाएगी, बस डिस्क्लोजर आएगा भाई साहब, हेडिंग बदल जाएगी इसकी। कोई भाई अलग से एंट्री थोड़ा कर दोगे तुम, इंडियस 40 टू इंडियस 2 ये थोड़ा करोगे भाई, बेवकूफ़ ये। चल सुन लो, ऑब्वियस बातें भी बोलनी चाहिए कभी कभी। A transfer from one Ind AS to other will be made at carrying amount only. It means that there will be no measurement under previous Ind AS before making transfer of asset. देखो भाई भैया बात ऐसी है, पहले जो Ind AS था, जो अब Ind AS में आया तो कैरिंग अमाउंट पे लाएंगे, छेड़ेंगे नहीं हम उसे, नहीं छेड़ना नहीं, गंदी बात है छेड़ना, ठीक है। उसके बाद जो नए में आ गया उसके बाद फिर जो मर्जी करो। पहले उसे घर बुलाओ, जैसे उसमें था, कौन सी मूवी थी वो, सन ऑफ सरदार। पहले उस घर बुलाओ भाई, घर अगर उसके बाद फिर जो मर्जी करो। उसमें उल्टा हो गया। देयर विल बी नो मेजरमेंट अंडर प्रीवियस इंडियस बिफोर, मतलब सन ऑफ सरदार का उल्टा है ये। घर बुला लिया, ठीक है, रास्ते में कुछ नहीं करना भाई साहब। पहले घर बुलाओ उसे, कैरिंग अमाउंट पे लेके आओ, जितना पे था उतने पे लाओ, उसके बाद मेजरमेंट कर लो अपने हिसाब से, नए इंडियस के हिसाब से भाई साहब। उसके बाद भाई साहब कॉन्सेप्ट नंबर 8, कितना सा रह गया हमारा, कितना सा भाई साहब, ये रह गया बस, ये 2 पेज, थुड़की से पेज है, 5 पेज है वैसे। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करा हमने बेच दिया भाई, बेच दिया। पहले हमने एक्विजिशन की करी, यहाँ फर्स्ट रिकॉग्निशन, ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन, वही बेच भाई सब। उसके हमने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की एंट्री करी, कहाँ करी, ये करी कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। अब भाई साहब हम जा रहे हैं, तुसी जा रहे हो, ना जाओ, सेल करेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है,
ओनरशिप हम ट्रांसफ़र करेंगे अगर अगर भाई साहब अगर जो हमारा एसपी क्या है, एसपी सीनियर पुलिस, नहीं भाई साहब क्या है, एसपी हमारा है सेल प्राइस, 11वीं वाली बात, इज कलेक्टेड इन लंप सेल। लंप सेल में अगर कलेक्ट कर रहे हैं हमने सेल प्राइस तो क्या होगा, अगर इंस्टॉलमेंट में डेफर्ड सेल में किया है तो क्या होगा, और फिनेंस लीज में आया है तो क्या होगा। अगर वो सेल हुआ है लमसम अमाउंट में तो हम सबसे पहले लॉस कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा, और जो डिफरेंस है मतलब सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट में उसे हम लॉस में डाल देंगे। भाई साहब एंट्री बताओ ना, एंट्री बैंक आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गई, जो बाकी डिफरेंस हुआ वो P&L में डाल दिया, प्रॉफिट हुआ तो टू में, लॉस हुआ तो डेबिट कर देंगे। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 11वीं कक्षा, कक्षा 11वीं। इफ द सेल प्राइस इज कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट में आया, कैलकुलेट PV of all cash flows which are expected to from sale of investment property। पहले PV निकालो जो भी आएगी, मतलब ऑल फ्यूचर पेमेंट्स का PV निकाल लो। और हमने किस केस में कर रहा था, यही सेम हमने किया, ये किया था हमने, ये PV ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट्स इनिशियल रिकग्निशन के टाइम पे हमने सेल किया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सब सेकंड केस में क्या है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में आई तो हम कैश फ्लोज जो भी हमारे पास आएंगे हमारे, उस वाले केस में क्या था, इनिशियल में जा रहे थे तो हम पास जो भी पैसे आएंगे उसका हम PV निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कि जो जो आएंगे, अगले 1 लाख आएगा, 2 लाख आएंगे, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो ना भाई। उसके बाद जो लॉस होएगा, प्रॉफिट होएगा सेल में, उसका निकालो, मतलब जो PV होएगा, हम वैल्यू है ना ये PV, ये वैल्यू निकल गई हमारी। अब वैल्यू में से जो पड़ी हुई है वो जो डिफरेंस आएगा वो लॉस या प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही होगा इंटरेस्ट इनकम ऑन रिसीवेबल्स, कैलकुलेट करेंगे हम और ट्रांसफर करेंगे हम P&L अकाउंट में ओवर द पीरियड ऑन एक्रूअल बेसिस। जो इंटरेस्ट होगा, देख वैल्यू तो हमने निकाल ली ना, ठीक है, अब जो बाकी इंटरेस्ट वगैरह है उसे हम P&L में डालते रहेंगे। कैरिंग आउट 23 लाख, अगर ये वही एग्जांपल हो जाएगा, नॉर्मल ही है तो इसमें क्या पता नहीं भाई सब। तो यहाँ पे देखो क्या था, 5 लाख की अभी की वैल्यू थी, उसके बाद इसकी PV निकालेंगे, उसकी PV निकाल लेंगे, PV और कैश फ्लो वैल्यू निकल गई, वैल्यू के बाद हमने एंट्री कर दी, क्या 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 15 लाख पैसा। पैसा इसमें देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट जो हमारे पास अभी आया, डाउन पेमेंट आई पहले साल में, ठीक है, शुरू में बिल्कुल 5 लाख आए हमारे पास, और जो 17,77,000 है हम उसे उसमें डेटर्स में डाल देंगे, रिसीवेबल्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब मिलेंगे भाई पैसे, ये तो 22 लाख में से 5 लाख कटा, 17 लाख आएगा। उसके बाद जो 22,77 था उसमें से हमने 23 लाख माइनस करा जो था हमारा कैरिंग अमाउंट, ठीक है, कैरिंग अमाउंट में से हमने PV माइनस कर दिया, PV हमने ये निकाला, PV माइनस करा, जो 23,000 आया, लॉस आया हमारा भाई साहब, ये 23 लाख की वैल्यू थी और मिल रहे थे हमें, और जो वैल्यू पड़ी थी हमारी, सॉरी 23 लाख की हमारी वैल्यू पड़ी हुई थी, और जो हमारे को मिल रही थी जो वैल्यू थी 22,77 थी, तो 23,000 का लॉस हुआ। अब 1 साल बाद क्या एंट्री होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, 17,77,000 का 10%। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जो 15 लाख आएंगे अगले साल, ये वाले 15 लाख मिल रहे हैं उसे हम डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उसके बाद हम थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, 17,77,000 में ये ऐड कर देंगे, डेटर्स के एंट्री ऐड करेंगे ना, ये दोनों ऐड करेंगे, उसमें से 15 लाख घटा देंगे, बचा क्या हमारा 4,74,000 बचे हुए हमारे, उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट की एंट्री डालेंगे, डेटर्स टू इंटरेस्ट 454 जो था इसकी एंट्री डाल देंगे, राउंडिंग ऑफ करके अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद जो पैसे आए 5 लाख आए अगली बार वो डाल देंगे, ठीक है, इसे हमने बैलेंस फिगर पे कर दिया, आखिरी साल था भाई साहब कर दो। अब अगर इन्वेस्टमेंट फिनेंस लीज पे सेल होती है भाई साहब, यहाँ पे फिनेंस लीज,
फिनेंस लीज पे अगर सेल होती है तो विल डी रिकग्नाइज द एसेट एट फेयर वैल्यू एज फॉलोज। कैसे डी रिकग्नाइज करेंगे, निकाल देंगे भाई सर, निकल पी एंड लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट जो फेयर वैल्यू होगी, ठीक है, टू एसेट ऑन लीज जो कैरिंग अमाउंट होगी वो निकाल देंगे हम, और जो डिफरेंस होगा पी एंड एल में डालेंगे। हमने ये चीज़ पहले भी थोड़ी सी बताई थी यहाँ पे शुरू में, बिल्कुल फिनेंस लीज के में लीज अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेस्सी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये बताई थी शुरू में। तो अब ये आखिरी में भी यही है, लेस्सी लीज रिसीवेबल्स आ गया टू एसेट अकाउंट डेबिट। तो भाई साहब उसके बाद अकाउंटिंग फॉर लीज रेंटल शैल बी डिस्कस इन लीज रेंटल की तो इंडेक्स 16 में हम आगे बात कर लेंगे भाई साहब। डिस्क्लोजर्स में क्या है, अब हमें डिस्क्लोजर्स में क्या डालना बेटे, दो चीज़ें, दो डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ बीन अडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट्स एंड नोट्स। कॉस्ट मॉडल लिया है हमने और फेयर वैल्यू लिया हमने, वो भी डाल सकते हैं फेयर वैल्यू। कॉस्ट मॉडल तो लिखेंगे वैसे लिख देंगे भाई सब, दूसरों को एक प्रॉमिस हो जाएगा। अकाउंटिंग पॉलिसी हम कह देंगे ये यूज़ करिए, और ये दो चीज़ें तो डालेंगे। फेयर वैल्यू जब भी डालेंगे अगर डालनी होगी, मर्जी हमारी। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड विच हैज़ बीन अप्लाइड बाय द एंटिटी व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो भी हम करेंगे। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस भी हम दिखाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी डेप्रिसिएशन भी लगेगा। Entity should also disclose the amount of expense that has been incurred on replacement or repairs during the year। हम एक्सपेंस भी निकालेंगे जो हमारा रिप्लेसमेंट या रिपेयर्स पे लगा है। Entity should also disclose rental income and operating expenses related with the investment property। जो रिप्लेसमेंट वगैरह पे खर्चा हुआ है वो भी दिखाएंगे भाई सर। रेंटल इनकम जो आई है वो भी दिखाएंगे डिस्क्लोजर में। उसके बाद जो नेट इनकम या लॉस हुआ है, मतलब रेंटल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन, पूरा दिखाएंगे भाई साहब। इफ एनी डिस्पोजल हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर देन P&L जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है डिस्पोजल पे वो भी दिखाएंगे। हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रिकन्सिलेशन कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन हुआ क्या, रिप्लेसमेंट हुआ क्या, डिस्पोजल हुआ क्या बचा। उसके बाद हम ये दिखाएंगे डेप्रिसिएशन का, ओपनिंग डेप्रिसिएशन में ये था, इस साल ये लगी, उसके बाद डिस्पोजल हो गया इतना, मतलब रिवर्स हो गई डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे, ठीक है। हमारा ख़त्म हुआ इन डेज, एक घंटे में, एक घंटे थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर भी कुछ रह ही गया हो तो, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद ये हमने 2 में नहीं लगेगा इन केसेस में, इंडेस 40 नहीं लगेगा, इंडेस 2 16 41 का केस पढ़ा, 105 का पढ़ा, 106 का पढ़ा, 115 का पढ़ा। उसके बाद लीज के साथ क्या है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग में 40 के हिसाब से यहाँ करेंगे, ये वाली लीज रेंटल की तो 116 के हिसाब से होगी, यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि अज्यूम्ड ओनर नहीं है, अज्यूम्ड ओनर है तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी, और डी रिकग्नाइज करेंगे, लेस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे। इसके बाद ये आगे चलता रहेगा। अगर बिजनेस में यूज़ करेगा 16 तो आगे उससे पूछेंगे, फिर वो ऑपरेटिंग में, ऐसे चेंज चलती रहेगी। उसके बाद इश्यूज़ क्या थे हमारे, मिक्स प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम, अगर सेपरेबल है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लगाएंगे इंडेक्स। अगर सेपरेबल नहीं है तो देखेंगे सिग्निफिकेंट है या नहीं सिग्निफिकेंट, मतलब 20% या उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो भाई सब 16 में लगाएंगे। मतलब बिजनेस में यूज़ हो रहा है सिग्निफिकेंट, अगर बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो बिजनेस का लगाएंगे। इंडेस 16 लगाएंगे, PPE लगाएंगे। अगर एम्प्लॉयज़ को रेंट पे दिए तो 16 लगाएंगे। उसके बाद एंसिलरी सर्विसेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होटल इसकी एक्सेप्शन है क्योंकि वो उसका बिजनेस है, रेंटल भी आ रहा है उसका, अप्रिसिएशन के लिए भी रखा, लेकिन वो एक्सेप्शन है तो है। अगर पता ही नहीं है और लैंड पड़ी है हमारे पास तो भाई साहब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेंगे उससे। कंसोलिडेटेड में क्या रूल थे, अगर लेट आउट हुई है विद इन द ग्रुप तो कंसोलिडेटेड में आएगा 16। अगर लेट आउट हुई है विद इन द ग्रुप लेकिन उसे दोबारा हमने लेट आउट कर दिया थर्ड पार्टी को, चाहे ऑपरेटिंग है चाहे फाइनेंस लीज में सब्सिडरी को करी तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थर्ड पार्टी को जो करी है
वो अगर ऑपरेटिंग है तो 40 में जाएगा, अगर फिनेंस में करिए तो भाई कुछ भी नहीं करेगा रिकॉर्ड, वो करेगा फिर तो रिकॉर्ड, वो मालिक है। उसके बाद इनिशियल रिकग्निशन में क्या होगा कि कैश से करेंगे चाहे क्रेडिट पे करेंगे, सेल्फ कंस्ट्रक्शन से खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, नहीं तो एक्सचेंज बार्टर और फाइनेंस लीज। अगर कैश से करेंगे तो भाई एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बैंक, और हमको उसमें क्या करेंगे परचेज प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी ऐड कर देंगे, ब्रोकरेज और जो भी डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन क्या नहीं आएगी इसमें, मार्केटिंग वगैरह की नहीं आएगी, स्टार्टअप में इनॉग्रेशन की नहीं आएगी। उसके बाद वेकेंट जो प्रॉपर्टी है उस पर जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए वो थोड़ा आएंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस है हमारे। अब रेनोवेशन पे वो आएगा हमारा, रिफंडेबल ड्यूटीज़ हमारी नहीं आएगी इसमें। सेल्फ कंस्ट्रक्शन करा तो कुछ नहीं, बस यही जो था इसमें हम ये परचेज प्राइस लैंड का डालेंगे, उसके बाद ये डेवलपमेंट का अलग डाल देंगे। डेफर्ड क्रेडिट में क्या करेंगे हम भाई साहब, एंट्री डालेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पेबल्स, और उस पेबल में अमाउंट कैसे डालेंगे, पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट्स। सब्सिक्वेंट में कैसे करेंगे, इंटरेस्ट टू पेबल्स और पेबल्स टू बैंक। अकाउंट बन जाएगा हमारा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट साथ कटता रहेगा, पीवी हमने यहाँ लगा ही लिया, इंटरेस्ट को पीएनएल में डालेंगे, पीएनएल टू इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, बार्टर हुआ है हमारा 2 करोड़ की गई, 20 लाख की आई। अब हमारा क्या होगा इसमें, नोट्स क्या है, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस में है, मतलब अगर हमें दोनों फेयर वैल्यू पता है तो बहुत बढ़िया बात है। हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल के हम ये एंट्री कर देंगे, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट टू ओल्ड एसेट टू कैश टू गेन, मतलब सारा कुछ लिखेंगे, कैश लिखेंगे हम। अगर नॉन कमर्शियल मतलब एक फेयर वैल्यू पता है एक नहीं पता हमें, तो क्या होगा भाई साहब, हम न्यू एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट टू गेन, कैश नहीं डालेंगे, कैश भूल जाएंगे। एक्सेप्ट अगर दोनों ही नहीं पता भाई, न्यू एसेट टू ओल्ड एसेट जो भी पता है, डब्ल्यू भी पता है तुम्हें, अमाउंट वो डालो और काम खत्म करो। उसके बाद रोंगली वो सॉरी अज्यूम डोनर की बुक्स में कैसे होगा, अज्यूम डोनर में पीवी लगाएंगे, जैसे इस केस में हुआ था डेबिट क्रेडिट में, हमने पूरा उस पर डाला था पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट्स के करेंगे, ठीक है ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर रिपेयर मेंटेनेंस है भाई पीएनएल में डालेंगे, रिप्लेसमेंट एडिशन है तो हम कैपिटलाइज कर देंगे उसे, और कैपिटलाइज करेंगे जो हमारा स्क्रैप आया ना उससे, उसे हम काट के करेंगे। उसके बाद डी रिकग्निशन, सबसे पहले जब कोई कंपोनेंट रिप्लेस हुआ तो पहले तो डी रिकग्निशन की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट टू ओल्ड एसेट, क्योंकि लॉस ही होएगा जनरली। और उसके बाद जो न्यू होगा, न्यू एसेट डेबिट टू बैंक। उसके बाद मेजरमेंट कैसे करेंगे, कॉस्ट मॉडल कॉस्ट मॉडल कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन नहीं होगा लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। तो कह सकते हो तुम कि भाई हमारा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो हो रहा है, अपवर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, अगर डब्ल्यू कम हो जाती है, डब्ल्यू से फेयर वैल्यू कम हो जाती है तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन भी आएगा इसमें एक्यूमुलेटेड। तो भाई यही बात है, इसमें ये कह रखा है कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं होगी, यहाँ ये कह रखा है कि अगर 40 लगा रहे हो तो हमेशा तो तुम फेयर वैल्यू दिखा सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन इंडियस 113 के हिसाब से लगाना। उसके बाद ट्रांसफ़र अगर 16 में था बाद में ये हो गया, मतलब वही है, मैं कुछ नहीं बताने वाला। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सेल कर दी हम, मतलब आखिरी डिस्पोजल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसे भाई साहब। लम सिम में आया कुछ नहीं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो प्रॉफिट एंड लॉस आया मतलब डाल देंगे उसमें ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इंस्टॉलमेंट्स में आई तो पहले पीवी निकाल लेंगे, कैश फ्लोज का सारे वो वैल्यू बन जाएगी, वही एंट्री कर देंगे। उसके बाद थर्ड केस में क्या है, इंटरेस्ट और कलेक्शन के केस में क्या होगा, वही जो पीछे हुआ था वही होगा। उसके बाद फाइनेंस लीज में यही होगा, पहली एंट्री क्या होगी, लीज अकाउंट डेबिट टू एसेट टू, पीछे आया था हमारे जब फाइनेंस लीज में क्या, लीज रिसीवेबल डेबिट टू एसेट, एसेट निकाल देंगे हम। क्या डिस्क्लोजर हमें 2 चीज़ का करना है, क्या
कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू। पहले तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी दिखाएंगे और डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे हम, और भी चीज़ें हैं कुछ एक्स्ट्रा जो रिप्लेसमेंट रिपेयर्स आएंगे वो दिखाएंगे हम, और जो हमारे ऑपरेटिंग रेंटल इनकम आई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, वो दिखाएंगे हम पूरा मतलब कंप्यूट करके। उसके बाद रिकन्सिलेशन दिखाएंगे, ओपनिंग, एडिशन, रिप्लेसमेंट, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग डेप्रिसिएशन में दिखाएंगे, फिर ओपनिंग क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या है, जो डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे।